एक बार मैं एक काम करता हूँ, आपको CSR भी पूरा का पूरा रिवाइज करवा देता हूँ। बच्चों सुनना, CSR के बारे में बात करते हैं। सर CSR क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज फॉर कवर अंडर सेक्शन 135। CSR क्या बोलता है? CSR बोलता है बच्चों एप्लीकेबिलिटी किसको है, बोले हर एक होल्डिंग कंपनी, हर एक सब्सिडरी कंपनी, हर एक फॉरेन कंपनी जिसका बच्चों क्या ब्रांच ऑफिस या प्रोजेक्ट ऑफिस इंडिया के अंदर है, अगर वो एक क्राइटेरिया को हिट कर जाते हैं तो आपको CSR एप्लीकेबल होता है। अब होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी बोला, इसका मतलब ये है क्या होल्डिंग को एप्लीकेबल हुआ तो सब्सिडरी को वैसे एप्लीकेबल हुआ? आंसर इज नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि हर एक कंपनी को अपना अपना क्राइटेरिया देखना है और उनको डिसाइड, ऐसा नहीं कि होल्डिंग अगर CSR में आ रही तो सब्सिडी बाय डिफॉल्ट आ गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सर क्राइटेरिया क्या है बच्चों? क्राइटेरिया है कि अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा, आपका टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा, या आपका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसे वाले केस में आपको CSR क्या करना पड़ेगा? 2% ऑफ एवरेज, 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर आपको CSR के अमाउंट में एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो मान के चलता हूँ बच्चों, एक बात याद रखना, जिस साल आपका क्राइटेरिया हिट हुआ उसके अगले साल CSR एप्लीकेबल होता है, उस साल CSR एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, तो अगले साल आपको क्या करना है? CSR कमेटी बनाना है, आपको CSR एक्टिविटी जो शेड्यूल 7 के अंदर दी है उसको डिसाइड करना है, और उसके बाद में CSR एक्सपेंडिचर करना है। आगे बढ़ते बच्चों, देखो आपका क्राइटेरिया 20-21 में कोई भी हिट हुआ नहीं हुआ, 21-22 में हिट हुआ, आपका नेट प्रॉफिट चले गया बच्चों किसके ऊपर? जो 5 करोड़ था उसके ऊपर चले गया, तो आपको 22-23 के अंदर CSR करना है। एक साल का पूरा समय दिया आपको पैसा पे स्पेंड करने के लिए। ठीक है, अब CSR कमेटी की हम लोग बात बोलते हैं, क्योंकि आप लोगों को मैंने बोला आपको CSR कमेटी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सर CSR कमेटी जो आप लोग बनाओगे उसके अंदर कम से कम 3 डायरेक्टर होना, जिसमें से एक डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होना। लेकिन अगर आपके कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एप्लीकेबल ही नहीं है, तो ऐसे केस में सिर्फ 2 डायरेक्टर या उससे ज़्यादा डायरेक्टर के साथ में आप लोग काम चला लो। ठीक है, अगर सर फॉरेन कंपनी है और फॉरेन कंपनी का ब्रांच ऑफिस या प्रोजेक्ट ऑफिस इंडिया में जिसको CSR एप्लीकेबल हो चुका है, तो बोले आपको तो 2 लोगों को रखना है बोले CSR कमेटी के अंदर। एक वो बंदा जिसको FC फॉर्म 1 जब आप फाइल किया था उसको ऑथोराइज किया था ना टू रिसीव ऑल द नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, वो होना चाहिए। और दूसरा बंदा कौन होना चाहिए? नॉमिनी, जिसको नॉमिनेट किया तुम्हारी फॉरेन कंपनी में। ये होगी तुम्हारी CSR कमेटी। सर CSR कमेटी किसको बनाने की जरूरत नहीं है बच्चों? CSR कमेटी बनाने की जरूरत उसको नहीं है जिसका CSR एक्सपेंडिचर 50 लाख या उससे कम वाला है। ठीक है, सो अगर अप टू 50 लाख आपका CSR एक्सपेंडिचर है, यू नीड नॉट टू फॉर्म अ CSR कमेटी। अब क्वेश्चन आता है सर CSR कमेटी का काम क्या है? बहुत ही सिंपल है बच्चों। CSR कमेटी अपना पॉलिसी डिसाइड करेगी। ठीक है, CSR पॉलिसी, उसके बाद में शेड्यूल 7 की किस एक्टिविटी में पैसा डालना है वो डिसाइड करेगी, कितना पैसा किस किस प्रोजेक्ट में डालना है ये डिसाइड करेगी, और उसके बाद में मॉनिटर करती रहेगी टाइम टू टाइम कि तुम CSR एक्टिविटी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अब ये हो गया CSR कमेटी का काम। सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या काम है? अरे उन्होंने पॉलिसी रिकमेंड किया, अप्रूव करने का काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तेरा है। अब वो तो एग्जीक्यूशन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली एग्जीक्यूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये देखने का काम किसका है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तेरा है। और इसके बाद में मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि पहला प्रेफरेंस लोकल एरिया को देना जब भी CSR एक्टिविटी कर रहे हो। इंडिया के बाहर मत चल जाना, ठीक है जी, इंडिया में भी जा रहे हो इट्स ओके, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देना है? लोकल एरिया को देना है। सर हमने CSR कमेटी बना ली, इसका ढिंडोरा करना है, बोले बिल्कुल ढिंडोरा करना है। बोर्ड रिपोर्ट जो डायरेक्टर रिपोर्ट तुम्हारी है उसके अंदर इस बात को बताना है तुमको। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट बात आती है बच्चों कि सर अमाउंट ऑफ CSR एक्सपेंडिचर। बच्चों मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया था कि मान के चलो यहाँ पर मैंने 3 फाइनेंशियल ईयर दिए, 1920, 2021, 21, 22। ठीक है, 3 सालों में अगर आपको CSR यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिख रहा होगा 50 करोड़, 100 करोड़, 60 करोड़, तो इनका आपको निकालना है एवरेज नेट प्रॉफिट। कितना हो जाएगा बच्चों? 50, 100 मतलब आ जाएगा वो 210, है ना, 70 करोड़। तो 70 करोड़ का 2% जो है दैट शुड बी योर मिनिमम CSR एक्सपेंडिचर। अगर सर हमारी कंपनी एग्जिस्ट करती है 2 साल से कम, तो फिर मानो 2 ही साल थी, जैसे 50 करोड़, 100 करोड़, तो डिवाइडेड बाय 2, है ना, डिवाइडेड बाय 2 जो एवरेज प्रॉफिट आया उसका 2%। सिंपल है। इफ द कंपनी इज नॉट कंप्लीटेड 3 ईयर फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन, एवरेज 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, यस सर। अब बच्चों अगर मानो तुमको पैसा खर्च करना था मिनिमम 2%, तुमने ज़्यादा कर दिया, कैन यू सेट ऑफ? आंसर इज यस, आप लोग सेट ऑफ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको प्रैक्टिकली एक एग्जांपल देके बताया था कि आप सेट ऑफ कर सकते हो 3 सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बच्चों इस वाली डायग्राम को समझना क्या होता है। जब आप CSR करने जाते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो आप 1 टाइम प्रोजेक्ट पे यूज़ कर लो, मतलब छोटे छोटे 2-4 प्रोजेक्ट आपने उठा लिए,
बोले पैसा 1 साल के अंदर हम लोग खत्म कर देंगे CSR वाला। या फिर तुमने एक बड़ा एक्टिविटी डिसाइड किया जिसको हम लोग बोलते हैं ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट मतलब मल्टी ईयर प्रोजेक्ट, 1 साल में खत्म नहीं होने वाला है, तो उसको बोलते हैं ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। तो दोनों के केस में रिक्वायरमेंट अलग है। मानो CSR का लिमिट हिट हुआ 22-23 के अंदर, आपने अमाउंट स्पेंड किया बच्चों, स्पेंड करना था 23-24 के अंदर। अगर आपका अमाउंट 23-24 के अंदर पूरा स्पेंड नहीं होता है या स्पेंड ही नहीं होता है, और अगर आपका वन टाइम इवेंट बेस्ड CSR था, तो बोलते जैसे 23-24 खत्म हुआ ना, विद इन 6 मंथ मतलब 30 सितंबर 24 को तक बराबर आपने क्या करना है, शेड्यूल 7 के फंड के अंदर अपना पैसा डाल देना है, ठीक है। और जब तक बच्चों सुनना, शेड्यूल 7 का अपना कोई खुद का फंड क्रिएट नहीं होता है। कोष में स्वच्छ भारत कोष, गंगा क्लीन बराबर, PM केयर्स, ये वाले फंड में भी डाल दो तो चल जाएगा। उसके अलावा क्या बोला है, अगर आपका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, आपने डिसाइड किया कि हम लोग गरीबों के लिए हॉस्टल खोल रहे हैं, हम लोग ऑर्फनेज होम खोल रहे हो, घर खोल रहे हो, तो आपको पता है वो 1 साल में पैसा खत्म नहीं होगा। 1 साल में तुमको कोई कॉन्ट्रैक्टर काम कर नहीं देगा। कोविड-19 की वजह से वैसे ही काफ़ी सारे काम रुक गए थे, तो उन्होंने क्या बोला, अगर तुम्हारा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, ठीक है, और 1 साल में तुम्हारा वो पैसा खर्च नहीं हुआ, तो जितना पैसा खर्च नहीं हुआ आप लोग क्या कर लो, विद इन 30 डेज एक अकाउंट बना लो, अनस्पेंड CSR अकाउंट, उसके अंदर पूरा पैसा ट्रांसफर कर दो, और जो नेक्स्ट 3 साल है 24-25, 25-26 और 26-27 तक उसको पूरा यूटिलाइज कर लेना। अगर आप 26-27 तक भी उसको यूटिलाइज नहीं करें तो आपको भी शेड्यूल 7 वाले फंड के अंदर पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा। सिंपल सी बात। यस सर। सर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट मतलब क्या? इट इज़ अ मल्टी ईयर प्रोजेक्ट जो 1 साल से ज़्यादा चलता है इसके अंदर, लेकिन ये प्रोजेक्ट 3 साल से ज़्यादा नहीं चलना चाहिए, जिसमें ईयर ऑफ कमेंसमेंट को हम लोग एक्सक्लूड कर रहे हैं। अगर आप देखो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट शुरू हुआ था ईयर 2023 के 23-24 के अंदर, हमने इस ईयर को काउंट किया ही नहीं, हम काउंट कर रहे हैं बच्चों 24-25, 25-26, 26-27, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल दिया बच्चों तुम्हारा कि अगर कोई प्रोजेक्ट एनुअल एक्शन प्लान बनता है CSR कमेटी का, तो इनिशियली उन्होंने डिसाइड किया था 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा, लेकिन बाद में उनको लगता है 1 साल में प्रोजेक्ट खत्म होने वाली बात नहीं है, तो उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिजोल्यूशन से उसको क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया कि बोले पैसा हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूज़ करेंगे, तो फिर उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट बोलेंगे। होप सो यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। आगे बच्चों बात करते हैं हम लोग पनिशमेंट की। अगर आप लोग CSR को सही से फॉलो नहीं, मतलब ये जो अमाउंट आपको डालना था किसके अंदर, फंड के अंदर, शेड्यूल 7 वाले, उसमें नहीं डालते हो या अनस्पेंड CSR अकाउंट में नहीं डालते हो, तो कंपनी तुझे कम से कम पेनल्टी मिलेगा। कितना? 2x ऑफ अमाउंट टू बी ट्रांसफर, और मतलब मानो आपको 2 करोड़ डालने थे तो उसका 2x कितना हो गया, 4 करोड़, एंड 1 करोड़ विच एवर इज लोअर, तो बोले 1 करोड़, तो कम से कम तेरे को इतना तो पेनल्टी मिलेगा 1 करोड़ का। और डायरेक्टर तू तेरा सुन, जैसा 1/10 ऑफ अमाउंट टू बी ट्रांसफर है ना, और 2 लाख विच एवर इज लो। अब 2 करोड़ का बच्चों 1/10 कितना हो जाएगा, 20 लाख, 20 लाख और 2 लाख विच एवर इज लो, तो 2 लाख तो मिला, पर डायरेक्टर को भी क्या मिलेगा बच्चों, पेनल्टी मिलेगा। अब आता है इसका डिस्क्लोजर आपको क्या कहाँ पे देना है, बोर्ड रिपोर्ट के अंदर ढिंडोरा करके बताना है कि हमारी CSR कमेटी का कंपोजिशन क्या है और कंटेंट ऑफ CSR पॉलिसी क्या है। लेकिन मुझे एक बात बताना, CSR कमेटी अगर 50 लाख के नीचे वाला है तो आपको बनाने का काम नहीं है, तो फिर कंटेंट ऑफ CSR पॉलिसी आपको बताना पड़ेगा आपके बोर्ड रिपोर्ट के अंदर। अब बच्चों पूरा का पूरा सेक्शन को एक बार यहाँ से रिकॉल कर लेते हैं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ CSR, ड्यूटी टू कंपोज कमिटी। देखो जैसे CSR एप्लीकेबल हुआ आपको कमेटी बनाना है, कमेटी से एग्जाम्पशन है अगर आपको कितने बच्चों 50 लाख के नीचे CSR का एक्सपेंडिचर, यही लिखा है सबसेक्शन 9 के अंदर भी, ठीक है। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, बोर्ड रिपोर्ट में आपको CSR कमेटी के बारे में बताना है। सबसेक्शन 3 क्या बोलता है बच्चों, ड्यूटी ऑफ CSR कमेटी क्या है, कि जो वो पॉलिसी रिकमेंड करेगी, उसको मॉनिटर करेगी, वो वाली चीज़ें। फिर ड्यूटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या है, पॉलिसी को एक्सेप्ट करेगी, एक्टिविटी अंडरटेकन की है कि नहीं की है। CSR कमेटी में वो भी याद रखना है, एक्टिविटी क्या करेगी, एक्सपेंडिचर कितना, मतलब रिकमेंडेशन, एक्टिविटी, एक्सपेंडिचर, ये सारी बातें, और टाइम टू टाइम उसको मॉनिटर, ये वाला काम। CSR एक्सपेंडिचर जो आपने अनस्पेंड किया बच्चों, सबसेक्शन 5 सबसेक्शन 6 किसके बारे में बात करता है, जैसे मानो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट होगा तो जैसे ईयर खत्म हुआ विद इन 30 डे अनस्पेंड CSR अकाउंट में डालना है, 3 साल में यूज़ करना है अगले वाले, और उसके बाद में बच्चों अगर नहीं यूज़ कर पाए तो शेड्यूल 7 वाले फंड में डाल दो, सबसेक्शन 6। अगर तुम्हारा इवेंट बेस्ड प्रोजेक्ट था, 1 साल में तुम पैसा खर्च नहीं कर पाए, तो विद इन 6 मंथ आपको शेड्यूल 7 वाले फंड में डाल देना है, ये सबसेक्शन 5 में लिखा था। पनिशमेंट बच्चों मैंने आपको बता दी, कंपनी 2x और कितना 1 करोड़, और बच्चों उसके बाद में ऑफिसर इन डिफॉल्ट कितना 1/10 अमाउंट टू बी ट्रांसफर एंड 2 लाख विच एवर इज लोअर, ये आपका पेनल्टी है। अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो CSR की आप लोग कंप्लायंस करें, इसलिए जनरल या स्पेशल डायरेक्शन इशू कर सकता है। जनरल डायरेक्शन मतलब सारी कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा, स्पेशल डायरेक्शन मतलब पर्टिकुलर कंपनी और क्लास ऑफ कंपनी आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और एग्जाम्पशन मैंने बात कर लिया, यहाँ पे आपका सेक्शन क्या खत्म हो जाता है बच्चों, CSR का सेक्शन खत्म होता है, लेकिन CSR के अंदर काफ़ी सारे रूल्स हैं और बहुत ही ईजी रूल है, कतई ईजी टॉपिक है बच्चों CSR, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। CSR पहली बात
CSR मतलब क्या बोले, CSR मतलब वो ऑब्लिगेशन जो सेक्शन 135 ने आपके ऊपर डाला है। अच्छा, तो CSR के अंदर कौन से खर्चे नहीं आते बच्चों, इसको याद रखो। क्या मैं बोल सकता हूँ, कोई भी एक्टिविटी तुमने इंडिया के बाहर, मतलब तुम खर्चा इंडिया के बाहर कर रहे हो तो वो CSR काउंट नहीं होगा। लेकिन हाँ, अपने इंडिया के स्पोर्ट पर्सन जो हमें नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पर प्रेजेंट करते हैं, उनकी ट्रेनिंग करा रहे हो बच्चों आप, कहाँ पर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, तो बच्चों उसको उनके लिए बाहर के देश में खर्चा कर रहे हो तो दैट विल बी कंसिडर एज CSR। लेकिन IPL इसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि IPL में सिर्फ तुम इंडिया को, वो IPL वाले इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, उसके अंदर एक ही क्या, किसके अंदर, टीम के अंदर अलग अलग देश के लोग होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों तुम्हारा कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी, सेक्शन 182 के अंदर कवर होता है। आप लोग चाहिए उतना कर सकते हो, ये CSR एक्टिविटी नहीं माना जाता है, ठीक है। एक्टिविटी बेनिफिटिंग ऑफ एम्प्लॉय, बच्चों एम्प्लॉय के बच्चों के लिए आप लोग स्कूल कॉलेज खोल रहे हो, दैट इज नॉट CSR एक्टिविटी। लेकिन इसके अंदर बच्चों मैंने एक बात आपको बताई थी, जो एक्सेप्शन रियलिटी में क्या हुआ था, जैसे वैक्सीनेशन जो कराए थे एम्प्लॉय के, उसको CSR मान लिया था, जबकि वो अलाउ नहीं है, ठीक है। एक्टिविटी इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, अब तुम लोगों का धंधा है बच्चों, तुम लोगों का धंधा क्या है, से फॉर एग्जाम्पल रजिस्टर बनाना, और अब तुम लोग क्या बोलते हो कि जैसे हमने फिजिक्स वाला का एग्जांपल लिया था, फिजिक्स वाले का काम, फिजिक्स वाला का जो मेन बिजनेस है वो क्या है, टीचिंग, ठीक है। तो वो बोलते कि मैं 1 लाख बच्चों को फ्री पढ़ाऊंगा, दैट इज नॉट कंसिडर एज CSR, क्योंकि वो आपके नॉर्मल बिजनेस से हटके होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों तुम्हारा, अगर तुम कहीं पे स्पॉन्सरशिप दे रहे होगे, अगर आपने देखे होगा अनअकैडमी वाले काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं तो बच्चों लेजेंडरी मैच कनेक्ट करा के, तो दैट इज़ नॉट कंसिडर, वो तो आपका इनडायरेक्टली मार्केटिंग हो गया, तो उसको CSR मत बोलो, है ना। भले वहाँ के जितने भी अपने प्लेयर हैं उनको सब लोगों को पैसा मिल रहा है उसकी वजह से, बट दैट इज़ नॉट CSR। एक्टिविटी फुलफिलमेंट बच्चों स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, आपको बोनस देना पड़ता है, प्रोविडेंट फंड देना पड़ता है। अगर आपने कुछ झाड़ काटे हैं अपनी फैक्ट्री को सेट करने के लिए तो आपको हजारों झाड़ लगाने पड़े, तो दैट इज नॉट कंसिडर एज CSR एक्टिविटी। तो होप सो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज CSR एंड व्हाट इज नॉट CSR। नेक्स्ट आता है बच्चों Schedule 7 के अंदर देयर आर लॉट्स ऑफ एक्टिविटी गिवन अंडर Schedule 7, मतलब आप इरेडिक कर रहे हो बच्चों हंगर पॉवर्टी, है ना, माल न्यूट्रिशन, उसके बाद में एजुकेट कर रहे हो या जॉब के स्किल वाली आप किसी को सर्विस दे रहे हो, तो दीज आर द थिंग विच फॉल अंडर द कैटेगरी जो Schedule 7 के अंदर लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों नेट प्रॉफिट, कैसे हमने बोला ना 2% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सेक्शन 198 में दिया है उस तरीके से निकालेंगे। और एक बात याद रखना, इसके अंदर 2 चीज़ें हम लोग एक्सक्लूड करेंगे। क्या, पहली बात, कंपनी तेरी कोई आउटसाइड इंडिया ब्रांच है तो वहाँ से जो प्रॉफिट तेरे को रिसीव हो रहा है उसको काउंट मत करना, क्योंकि वो इंडिया के बाहर का वो पवित्र प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। वो हमारी सोसाइटी की वजह से नहीं हुआ तो हमको उसका हिस्सा भी नहीं चाहिए। दूसरी बात, कंपनी तुझे डिविडेंड मिल रहा है तो वो तेरा प्रॉफिट कैसा है तो उसको CSR के लिए काउंट कर सकती है, लेकिन तुझे डिविडेंड ऐसी कंपनी से रिसीव हो रहा है जिसको खुद को CSR एप्लीकेबल है, तो आपको नहीं लगता है उस कंपनी का प्रॉफिट था, है ना, तो उसने उसके ऊपर 2% ऑलरेडी काउंट कर लिया है, तो बोले उसको आप नेट प्रॉफिट के अंदर कंसिडर मत करना। और सुन, कोई फॉरेन कंपनी है और उसकी बच्चों इंडिया के अंदर ब्रांच ऑफिस या प्रोजेक्ट ऑफिस है, तो सुनना, आपको सिर्फ इंडिया के ब्रांच ऑफिस और प्रोजेक्ट ऑफिस का प्रॉफिट लेना है, फॉरेन कंपनी से उसको जो इनकम हो रहा है ना उसको कंसिडर नहीं करना है। ये दिया है नेट प्रॉफिट की डेफिनेशन में कि एज पर सेक्शन 198 निकलेगा, इसमें से एक्सक्लूड करोगे प्रॉफिट विच अराइज फ्रॉम द ओवरसीज ब्रांच एंड द डिविडेंड फ्रॉम द क्या बोल सकते हैं अदर कंपनी इन इंडिया। आगे बढ़ते बच्चों हम लोग क्या CSR इम्प्लीमेंटेशन की हम लोग बात करते हैं। CSR इम्प्लीमेंटेशन क्या बोलता है बच्चों, सुनना, इस तरह सिर्फ 3-4 बातें आपको याद रखना है। क्या, कंपनी किस तरीके से अपना पैसा स्पेंड करेगी बच्चों, 4 तरीके। कंपनी एक तो तू खुद की सेक्शन 8 कंपनी बना, पैसा खर्च कर, खुद की ट्रस्ट बना, पैसा कम खर्च कर, खुद की सोसाइटी बना, पैसा खर्च कर, ठीक है, नहीं हो रहा है, चल किसी और कंपनी को साथ में ले ले, सेक्शन 8 कंपनी बना, ट्रस्ट बना, सोसाइटी बना, पैसा खर्च कर, ये भी पॉसिबल नहीं है। चल गवर्नमेंट की कोई एग्जिस्टिंग ट्रस्ट सोसाइटी या फिर सेक्शन 8 कंपनी, उनको पैसा दे दे, पैसा खर्च कर ले, ठीक है, ये भी पॉसिबल नहीं है। चल कोई स्पेशल एक्ट के अंदर कोई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बनाना, उसको पैसा दे दे, वो खर्च कर लेंगे। ये 4 तरीके जिस तरीके से आप अपना पैसा खर्च कर सकते हो। अब जिनके थ्रू आप पैसा खर्च कर रहे हो, सेक्शन 8 कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, तो इन सारे लोगों को पहले तो CSR के लिए रजिस्टर होना पड़ेगा, CSR 1 फॉर्म फाइल करके, ठीक है, और उनको ऑटोमेटिकली CSR नंबर जनरेट हो जाता है। क्वाइट ईजी बच्चों, यू इजीली चार्ज 20 to 25,000 रुपीज़, और CSR फॉर्म भरने की कोई बड़ी काम नहीं है, बट क्योंकि उनको CSR का बाद में पैसा आता है ना तो वो दे भी देते हैं, ठीक है। उसके बाद में कंपनी, सुनना, अगर तू किसी और सेक्शन 8 कंपनी को दे रही, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तू खुद कोलैबोरेट नहीं कर रही किसी कंपनी के साथ, एग्जिस्टिंग सेक्शन 8 कंपनी, एग्जिस्टिंग ट्रस्ट, एग्जिस्टिंग सोसाइटी को देनी, ना ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रहना है, ना ही वो तूने बनाई, ना ही तूने कोलैबोरेशन विद अदर कंपनी बनाई, वो किसी और की है, तो उसका कम से कम 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए उस एक्टिविटी के अंदर। सिंपल है। हाँ, कंपनी तू कोलैबोरेट कर सकती है किसी और कंपनी के साथ में इन सारी चीज़ों के लिए, लेकिन याद रखना
तुम दो मिलकर एक एक्टिविटी कर रहे हो सीएसआर की, लेकिन तुम्हारी कमिटी अलग अलग रहेगी, तुम्हारी सीएसआर रिपोर्ट अलग अलग रहेगी, तुम्हारी सीएसआर की पॉलिसी अलग अलग बनेंगी। कंपनी में एंगेज किसको बच्चों? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तेरे को लग रहा है कि इंडिया से अच्छा ज़्यादा कॉर्पोरेट गवर्नेंस बाहर का है, बाहर के लोग सीएसआर बहुत अच्छे से करते हैं, फिलॉन्थ्रॉपी करते हैं वो लोग। तो एक काम कर, तो तेरा डिजाइन, मॉनिटर, इवेल्युएशन ऑफ सीएसआर प्रोजेक्ट बाहर वाली कंपनी से करा, बाहर वाली ऑर्गेनाइजेशन से, कुछ फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों सीएसआर एक्सपेंडिचर। अब सुनना, सीएसआर एक्सपेंडिचर के अंदर मैं बात करूँ तो जो भी आपने एक्सेस पैसा पे किया उसका आप सेट ऑफ ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं नेक्स्ट सक्सेडिंग 3 साल के अंदर। अगर तुम मानो कोई कॉलेज खोले, स्कूल खोले, वहाँ से बच्चों का फीस भी आ रहा है, तुम लोगों को कम फीस ले रहे हो लेकिन ले रहे हो, तो तुमको प्रॉफिट हुआ? बोले हाँ। तो क्या वो प्रॉफिट तुम जो सीएसआर के खर्चे के लिए लगा रहे हो तो उसको भी सीएसआर एक्सपेंडिचर माने? नहीं नहीं नहीं, बोले उसको एक्सक्लूड करो। तुम वो कंपनी के प्रॉफिट के बोलकर ट्रीट नहीं कर सकते हो, उसको सीएसआर में डाल रहे हो, वो तो तुम्हारा जिम्मेदारी है। सर बोले मेरे को उस बिजनेस के अंदर वो पैसा नहीं लगाना है जो वहाँ से आए, एक काम कर अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट में डाल दे अगर तेरा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। बोले मेरा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है, चल शेड्यूल 7 वाले फंड के अंदर डाल दे, ठीक है। जो भी तुमने एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस करना है बच्चों, दैट शुड नॉट एक्सीड 5% ऑफ सीएसआर अमाउंट। मतलब कितना? आपका से फॉर एग्जांपल कि 100 करोड़ सीएसआर अमाउंट आया, तो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा जो है, तुमने खुद की सेक्शन 8 कंपनी बनाई, ट्रस्ट बनाई, तो उनके लोगों को सैलरी दोगे ना, वो 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 100 में से 5 करोड़, 95 करोड़ आप लोगों के लिए यूज़ करो। और जो सीएसआर एक्टिविटी कर रहे हो उसके अंदर तुम कैपिटल एसेट भी परचेस कर सकते हो या क्रिएट कर सकते हो। बच्चों मैंने यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि जैसे पैडमैन मूवी आप लोगों ने देखा, आपने बोला कि करता हूँ मैं लड़कियों के लिए कुछ अच्छा, तो फॉरेन से एक मशीन तुम मंगा रहे हो जो बहुत महंगी है, या फिर तुम एक काम करो, उसने फॉरेन से नहीं मंगाया क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था, उसने खुद ने ही पैडमैन ने पैड मशीन क्रिएट किया था खुद का, तो चलता है। लेकिन मेक श्योर वो जो तुम कैपिटल एसेट ले रहे हो, एक तो सेक्शन 8 या रजिस्टर से, या बच्चों रजिस्टर पब्लिक रजिस्टर सोसाइटी के नाम पे लो, या फिर वो जो तुम्हारे बेनिफिशियरी जिनके लिए तुम वो मशीन ले रहे हो उनके नाम पे ले लो, या फिर किसी पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर ले लो, तो उसको भी हम लोग सीएसआर एक्सपेंडिचर मानेंगे। एनुअल एक्शन प्लान, आपको हर साल का एनुअल एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। क्या तुम्हारा सीएसआर प्रोजेक्ट है, किस तरीके से तुम उसको एग्जीक्यूट करोगे, किस तरीके से पैसा यूज करोगे, मतलब डिफरेंट सीएसआर प्रोजेक्ट भी ले सकते हो तुम एक ही साल के अंदर। तो मॉडलिटी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ सीएसआर एक्सपेंडिचर। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल दिया बच्चों? मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग द सीएसआर मैकेनिज्म। अब वो सीएसआर जो कर रहे हैं वो सही से मॉनिटर करना, रिपोर्टिंग करना एंड इम्पैक्ट असेसमेंट करने का काम किसका है? आपका काम है। आर यू गाइस क्लियर? सर इम्पैक्ट असेसमेंट ये क्या होता है? सुनना, अगर मैं आपको बोलूँ कि जैसे आप बोर्ड रिपोर्ट बनाते हो ना कंपनी के, उसके अंदर आपको आपका एनुअल रिपोर्ट ऑफ सीएसआर ऐड करना पड़ेगा, और वो उसके लिए आता है बच्चों इम्पैक्ट असेसमेंट बाय आउटसाइड एजेंसी। सर इम्पैक्ट असेसमेंट कब होता है? सुनो, अगर आपका एवरेज सीएसआर एक्सपेंडिचर ऑफ प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल इज ग्रेटर देन 10 करोड़, यहाँ पे मैंने बोला था हर साल 10 करोड़ होना जरूरी नहीं है, एवरेज एक साल 50 करोड़ किया था, दूसरे साल तुमने 5 करोड़ ही किया, और उसके अगले साल बच्चों तुमने कितना किया? 5 करोड़ ही किया, टोटल कितना हो गया? 60 करोड़ डिवाइडेड बाय 3, तो 20 करोड़ हो गया ना ऑन एन एवरेज। तो क्या मैं बोल सकता हूँ एक्सीड हो गया है तुम्हारा 10 करोड़ से ज़्यादा एवरेज? हाँ, तो आपको करना पड़ेगा इम्पैक्ट असेसमेंट। इम्पैक्ट असेसमेंट मतलब जो तुम खर्चा कर रहे हो, क्या उसके वजह से सोसाइटी में कोई बदलाव आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसको बोलते हैं इम्पैक्ट असेसमेंट। अब इम्पैक्ट असेसमेंट पूरे सीएसआर खर्चे का नहीं करते हैं। तुमने जो प्रोजेक्ट के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा लगाया, जिस प्रोजेक्ट के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा पैसे लगाया, और उस प्रोजेक्ट को शुरू होकर 1 साल हुआ है, क्योंकि 1 साल नहीं हुआ तो बच्चों तुम रिजल्ट क्या ही बताओगे, तो बोले 1 करोड़ से ज़्यादा जिस प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाया उसको शुरू कर 1 साल से ऊपर हो गया, तो उसका आपको करना पड़ेगा क्या? इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है जी। अब इसके अलावा जो एक्सपेंडिचर आप करोगे किसके ऊपर बच्चों? ये आउटसाइड एजेंसी के ऊपर, इवन दैट शुड नॉट एक्सीड 5% ऑफ सीएसआर एक्सपेंडिचर, ठीक है। लेकिन बच्चों ये जो 5% ऑफ सीएसआर एक्सपेंडिचर 50 लाख विच एवर इज लोअर, लेकिन ये जो 5% यहाँ पे बोल रहा हूँ ना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर के अलावा है ना। और बच्चों मैंने इसके बाद में आपको दी थी वर्कशीट विद रिस्पेक्ट ऑफ सीएसआर। यहाँ पे अपना पूरा सीएसआर टॉपिक भी क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं बच्चों सीएसआर वाले टॉपिक के अंदर। क्या मैं मान सकता हूँ बच्चों मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग रिवाइज करा के दी? बोलो हाँ या ना? ईच एंड एवरीथिंग इज रिवाइज। पहला क्वेश्चन आता है सर व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट? बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 बातें आती है। तुम्हारी कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इक्विटी के अंदर जो चेंजेस हुए बच्चों स्टार्ट ऑफ द ईयर और एंड ऑफ द ईयर में, और एक्सप्लेनेटरी नोट जो तुमने बैलेंस शीट के नीचे लिखी वाली है बच्चों। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर तुम्हारी कंपनी सेक्शन 8 कंपनी, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो नहीं रहेगा, तो स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपके पास रहेगा, ठीक है। तो ये हो गए तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या आता है? बुक्स ऑफ अकाउंट में बच्चों पैसा आवत जावत, मतलब
मनी आ रहा है कहीं से भी, मनी रिसीव एंड मनी स्पेंड, इसके अलावा सेल परचेस हुआ है तुम्हारा, वो क्रेडिट पे भी हो सकता है, पैसा आना जाना जरूरी नहीं है, तो बच्चों वो भी तुम्हारा बुक्स ऑफ अकाउंट है, सेल परचेस का लेजर। तुम्हारे एसेट लाइबिलिटी भी तुम्हारा क्या है बच्चों, बुक्स ऑफ अकाउंट है। और बच्चों अगर तुम कॉस्ट आइटम मेंटेन कर रहे हो एज पर सेक्शन 148 बराबर, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में 4 बातें आती है, फिर से बोलो, मनी आवत जावत, मनी रिसीव मनी स्पेंड, सेल परचेस, एसेट इन द लाइबिलिटी का स्टेटमेंट, और बच्चों लास्ट में कॉस्ट आइटम, ठीक है। और लास्ट में आता है सर व्हाट इज बुक्स एंड पेपर। तो बुक्स एंड पेपर में समझो, बुक्स एंड पेपर इंक्लूड बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब इसमें तुम्हारा बुक्स ऑफ अकाउंट बाय डिफॉल्ट आता है। इसके अलावा बोले डीड, वाउचर, राइटिंग, डॉक्यूमेंट, मिनट्स और रजिस्टर जो तुम मेंटेन कर रहे हो, ये सारे हमारे क्या है, बुक्स एंड पेपर्स है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट की बात करो तो सेक्शन 128 इससे डील करता है, जो क्या बोलता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, जो इंचार्ज है फाइनेंस। बच्चों कंपनी में बहुत सारे होल टाइम डायरेक्टर हैं, लेकिन उसमें से इंचार्ज ऑफ फाइनेंस कौन है, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो जो इंचार्ज है फाइनेंस का, जो तुम्हारी कंपनी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, या एनी अदर पर्सन जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अथोराइज किया है बच्चों स्पेसिफिकली इस काम के लिए, ये लोग हो रिस्पॉन्सिबल। अगर ये लोग बच्चों सेक्शन 128 को कंप्लाई करने में, जो हम लोग पढ़ेंगे, क्या नहीं कर सकते, कंप्लाई नहीं कर सकते, तो इनको फाइन लगेगा कितना, 50,000 से लेके बच्चों 5 लाख रुपए तक का। वहीं पे बुक्स ऑफ अकाउंट में कौन है, बोले सेम पर्सन, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, इंचार्ज ऑफ फाइनेंस, सीएफओ, एनी अदर पर्सन जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अथोराइज किया है इस काम के लिए। लेकिन मानो तुम्हारी कंपनी में बच्चों केएमपी नहीं है, एमडी नहीं है, कोई होल टाइम डायरेक्टर को तुमने इंचार्ज ऑफ फाइनेंस नहीं बनाया है, सीएफओ नहीं है, या किसी पर्सन को तुमने अथोराइज नहीं किया है, किसके लिए, विथ रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, बराबर। तो ऐसे केस में सारे के सारे डायरेक्टर हो जाएंगे लाइबल। अगर कोई भी कॉन्ट्रवेशन होता है सेक्शन 129 का, तो इसमें क्या है सर, पेनल्टी। यहाँ पे अमेंडमेंट आया कंपनीज एक्ट 2020 के थ्रू, बोले आपको 1 साल की कम से कम सजा मिल सकती है। इसके अलावा आपको फाइन लगेगी कितनी, 50,000 से लेके 5 लाख, या फिर ये दोनों भी, मतलब एक तो 1 साल की सजा अप टू 1 ईयर, 1 साल तक सजा, 50,000 से 5 लाख का फाइन, और बोथ। आगे क्या बोल दिया इन लोगों ने। अब सेक्शन 128 को डील करते हैं बच्चों। सेक्शन 128 सब सेक्शन 1 तीन चीज़ों के बारे में बात करता है कि अपना बुक्स ऑफ अकाउंट किधर रखोगे, कैसे रखोगे, और बच्चों किस मोड में रखोगे। किधर रखोगे, रजिस्टर ऑफिस पे रख सकते हो या एनी अदर प्लेस जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी कन्वीनियंस से डिसाइड कर सकते हैं। एओसी 4 में आपको इसका रिटर्न देना है बच्चों, किसको, आरओसी को, विद इन 7 डेज जैसे आपने प्लेस को चेंज किया। जो बुक्स ऑफ अकाउंट आप लोग रख रहे हो वो ट्रू होने चाहिए, फेयर होने चाहिए, हर एक ट्रांजेक्शन को आपको एक्सप्लेन करते आना चाहिए, उसके सपोर्टिंग वाउचर आपके पास होने चाहिए। एक्रूअल बेसिस पे बनेगा बच्चों, कैश बेसिस पे नहीं बनेगा, और डबल एंट्री सिस्टम पे बनेगा, सिंगल एंट्री सिस्टम पे नहीं बनेगा। इसके बाद में क्या बोलता है कि आप एक तो फिजिकली मेंटेन करो या इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिक मेंटेन कर रहे हो तो रूल 3 एप्लीकेबल होता है, जो बोलता है कि सर एक्सेसिबल होना चाहिए इंडिया के अंदर, आपके पास पूरा इंफॉर्मेशन कंप्लीटली रिटेन होना चाहिए जैसे जनरेट हुआ था, विदाउट एनी अल्टरेशन। ब्रांच ऑफिस से कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो वो भी अनअल्टर रहनी चाहिए। तुम्हारा सिस्टम जो है वो लीजिबल होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए बच्चों, जिसमें तुम स्टोर कर सकते हो, रिट्राइव कर सकते हो, देख सकते हो, या उसका प्रिंट आउट ले सकते हो। और अगर तुम फॉरेन के अंदर, मतलब समझो कहीं पे भी फॉरेन के अंदर सर्वर, किसी का सर्वर आप यूज़ कर रहे हो अपने डेटा को मेंटेन करने के लिए, तो एक इंडिया के अंदर भी उसका फिजिकल सर्वर होना जरूरी है। और आपको कंपनी हर साल आरओसी को क्या करना पड़ेगा, एक एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, जिसके अंदर आप बताओगे कि आपकी सर्विस प्रोवाइडर का नाम, उसका आईपी एड्रेस, उसका लोकेशन, और अगर आप किसी क्लाउड पे स्टोर कर रहे हो तो उस क्लाउड का एड्रेस भी आपको देना पड़ेगा, जो आपको आपकी सर्विस प्रोवाइडर देगा। इसके बाद में क्या बोल दिया, प्लेस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ब्रांच। बच्चों सुनना एकदम आराम से, क्या कंपनी का कोई ब्रांच ऑफिस हो सकता है, बोले हाँ, उसका भी तो बुक्स ऑफ अकाउंट है, वो कहाँ पे आप मेंटेन करोगे। देखो ब्रांच ऑफिस इंडिया में भी हो सकता है, इंडिया के बाहर भी, तो बेटर है कि बुक्स ऑफ अकाउंट ब्रांच ऑफिस पे ही रखो। लेकिन हाँ, ब्रांच ऑफिस आप आपका पीरियोडिकली एक समरी रिटर्न फाइल कर देना, कहाँ पर, जहाँ पर कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट है, और कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट रजिस्टर ऑफिस या एनी अदर प्लेस। अब क्वेश्चन आता है सर पीरियोडिकल रिटर्न कब तक करना है, तो बोले देखो अगर आपका ब्रांच ऑफिस इंडिया में है तो यू फ्री टू डिसाइड, महीने के महीने बुलाना है, 7 दिन से बुलाना है, 6 महीने से बुलाना है। लेकिन अगर आउटसाइड इंडिया आपका ब्रांच ऑफिस होगा ना बच्चों, आपको क्वार्टरली बुलाना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि सर हु कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो यहाँ पे मैंने आपको काफ़ी सारे केस स्टडी बना के दिए थे, लेकिन एक बात याद रखना, ओनली डायरेक्टर कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। और सेकंड बात, डायरेक्टर का एजेंट भी इंस्पेक्ट कर सकता है। डायरेक्टर का एजेंट बच्चों बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ इंडिया क्या बोल सकते हैं, ब्रांच ऑफिस का भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका ब्रांच ऑफिस इंडिया में होगा तो सर मेरा अगर ब्रांच ऑफिस इंडिया के बाहर है तो वो आपकी समरी रिटर्न को तो इंस्पेक्ट कर सकता है, लेकिन समरी रिटर्न के अलावा अगर डायरेक्टर ने कोई और इन्फॉर्मेशन फॉरेन के ब्रांच से मंगाई तो उसको
एजेंट क्या नहीं कर सकता है, इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, ये बात आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों कि ड्यूटी ऑफ ऑफिसर एंड द एम्प्लॉय। अगर आप कहीं पर इंस्पेक्शन कर रहे हो, डायरेक्टर आप इंस्पेक्शन ले रहे हो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट का, तो उसके जो ऑफिसर है, एम्प्लॉयज है, उनकी ड्यूटी की वो आपको फुल असिस्टेंस दे, आपको सपोर्ट करे। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट सर बुक्स ऑफ अकाउंट कब तक आपने प्रिजर्व करके रखने हैं, तो बोले देखो आपको लास्ट 8 साल के बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिजर्व करना पड़ेगा। कंपनी अगर लास्ट 8 साल से नहीं 3-4 साल से, तो बोले 3-4 साल के मेंटेन करो। अगर कंपनी ने आपके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर डाला हुआ है जो बोलती है कि आपको 8 साल से ऊपर क्या करना है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना है, तो बोले आपको तो सारे ही मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन ये सारे कैसे होने चाहिए, गुड ऑर्डर में होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों तुम्हारा पनिशमेंट, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो सेक्शन 128 का समरी अगर मैं आपको बोलूँ तो क्या होता है, सबसे पहले प्लेस, मैनर एंड द मोड। दूसरा है बच्चों ब्रांच ऑफिस की बुक्स ऑफ अकाउंट वहीं पे रखे, समरी रिटर्न भेजते रहे। हु कैन इंस्पेक्ट, डायरेक्टर इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ऑफिसर जो है वो आपको फुल असिस्टेंस देंगे। टेन्योर बच्चों प्रीसीडिंग 8 फाइनेंशियल ईयर, इन्वेस्टिगेशन में ज़्यादा हो सकता है। पनिशमेंट में बच्चों 50,000 से लेकर 5 लाख तक के लिए तुम्हारे जो भी ऑफिसर है वो लाइबल रहेंगे। तो आई होप आपको सेक्शन 128 बहुत अच्छे से समझ में आया। इसके बाद में बच्चों हम लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे सेक्शन 129। सेक्शन 129 क्या बोलता है बच्चों, सेक्शन 129 बोलता है आपका, मैं सीधा समरी पे आता हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू फेयर होने चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से मैच होने चाहिए, शेड्यूल 3 को फॉलो करने चाहिए। 4 कंपनी को हमने एग्जाम्पशन दिया, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी या स्पेशल एक्ट के अंदर रजिस्टर वाली कंपनी। इसके बाद में नेक्स्ट आता है बच्चों कि डायरेक्टर का ड्यूटी है कि उन्होंने ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कहाँ पे रखने चाहिए, एजीएम में अंदर रख देने चाहिए। फिर होल्डिंग कंपनी आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, सबसेक्शन 3 बोलता है। सबसेक्शन 4 बोलता है बच्चों कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए जो लॉ है, सेम लॉ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि अगर आपने गलती से कभी कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया तो आपको 3 चीज़ें बतानी पड़ेगी कि आपने क्यों नहीं, मतलब कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया, डेविएशन क्या है और कितने एक्सटेंट तक का है, दूसरा क्या रीज़न है नहीं किया, और इसका फाइनेंशियल इफेक्ट क्या हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के से क्या कर सकती है, एग्जाम्पशन दे सकती है फॉलो करने से, प्रोवाइडेड वो पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए। और वो जो एग्जाम्पशन होगा वो पार्शियल भी हो सकता है, मतलब बच्चों कंडीशनल भी हो सकता है, अनकंडीशनल भी हो सकता है। और पनिशमेंट बच्चों मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से होने चाहिए, हाँ। शेड्यूल 3 के हिसाब से होनी चाहिए, हाँ। लेकिन इसकी 2 एक्सेप्शन है। सबसे पहली एक्सेप्शन क्या है कि अगर कोई होल्डिंग कंपनी जिसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्लीकेबल है, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट उसको एग्जाम कर देती कि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने की जरूरत नहीं है। और अगर ऐसी कंपनी बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करती है, शेड्यूल 3 को फॉलो करती है, तो ऐसा माना जाएगा जैसे कि उसने सेक्शन 129 को पूरा कंप्लाई कर लिया, भले वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई नहीं कर रही है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है बच्चों, आप एक ऐसी कंपनी हो जो होल्ली ओन सब्सिडरी या सब्सिडरी किसी और कंपनी की, दूसरी बात आप खुद लिस्टेड नहीं हो कहीं पे, और तीसरी बात बच्चों कि आपकी जो होल्डिंग कंपनी है उसने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह बना लिया, आरओसी के साथ में फाइल कर लिया एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और शेड्यूल 3, तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने की जरूरत नहीं है विथ रिस्पेक्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, क्या कि आपके जो मेंबर है, आपकी होल्डिंग कंपनी को छोड़ो, जो बाकी के मेंबर है वो आपको कंसेंट दे दे कि आप अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहे हो, हमको तकलीफ नहीं है। बच्चों यहाँ पर ये विषय होता है खत्म। अब बच्चों मैं आपको है ना कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ाने जा रहा हूँ, क्या, रूल 6। रूल 6 किसके बारे में है सर, रूल 6 है बच्चों कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय होल्डिंग कंपनी। ये रूल अगर आप सेक्शन वाइज पढ़ोगे ना, तो आपको सच्ची में बता रहा हूँ, मतलब रूल में जाके पढ़ोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। रूल लैंग्वेज जो रूल की घुमाई है ना, इट इज़ नॉट इजीली अंडरस्टैंडेबल। मैंने देखा था सर, बहुत बढ़िया। तो इसके अंदर देखो क्या मैं बोल सकता हूँ बच्चों, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू एंड फेयर होना चाहिए, बोले हाँ। दूसरी बात, उसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए, बोले हाँ। तीसरी बात, क्या उसने शेड्यूल 3 को भी फॉलो करना चाहिए, बोले हाँ। ये क्या है, दिस इज जनरल रूल, दिस इज जनरल रूल, ये जनरल रूल है, ठीक है। लेकिन अब हम आपको दे रहे हैं इसके एक्सेप्शन, और इसके है बच्चों 2 एक्सेप्शन, 2 एक्सेप्शन, 2 एक्सेप्शन है इसके, जहां पर आप अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो मत करो, शेड्यूल 3 को फॉलो मत करो, तो भी चल जाएगा। समझ में आ रहा है। और ऐसे 2 एक्सेप्शन समझ लेना इस चीज के। आई थिंक मुझे लग रहा है तनु और दर्शदीप और उसके बाद में कौन, उमंग,
आप लोगों का लॉ तो बहुत जल्दी हो रहा है मतलब अभी तुमने शुरू किया था, महीना भर भी नहीं हुआ तुम लोगों का, ठीक है। एंड यू आर डन विथ व्हाट, डिवेंचर, यू आर डन विथ डिपॉजिट, यू आर डन विथ चैप्टर 1, यू आर डन विथ जनरल मीटिंग, एक महीना भी नहीं हुआ अभी तुमको, है ना। यू आर डन विथ द चार्जेस, यू आर डन विथ डिविडेंड, यू आर गाइस गोइंग टू बी डन विद द अकाउंट, CSR एंड ऑडिट। मतलब सर 1.5 महीने के अंदर हम लोग तो वैसे ही कॉर्पोरेट लॉ को फिनिश कर दिया। सिर्फ शेयर कैपिटल का एक बड़ा टॉपिक है प्रोस्पेक्टस का और इनकॉर्पोरेशन का, जो आप लोगों को करना है, मैंने लेक्चर आपको अवेलेबल करा के दिया, एंड दैट इज नेक्स्ट लेवल, है ना। वो जो लेक्चर अगर आप देखोगे इनकॉर्पोरेशन वगैरह, तो बहुत अलग लेवल से ईच एंड एवरी वर्ड एंड द सेक्शन एंड द सब रूल्स, सारी चीजें मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन की है, ठीक है। आ जाओ, इतना फास्ट तो सर हमारा कोई सिलेबस नहीं हुआ ठीक है। रूल 6 क्या बोलता है बच्चों, सुनो। पहली एग्जाम्पशन क्या है, अब इन्होंने टेक्निकली लिखा है, कोई इसको सही से समझ में नहीं आता है किसी को। इन्होंने बोला कंपनी कवर अंडर सेक्शन 129 सब सेक्शन 3। बच्चों कंपनी कवर अंडर सेक्शन 129 सब सेक्शन 3 मतलब क्या है, क्या बच्चों मैं बोल सकता हूँ, होल्डिंग कंपनी। अब होल्डिंग कंपनी तुझे क्या बनाना पड़ता है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। तो इन्होंने एग्जाम्पशन दे दिया, बोले क्या कि अगर कोई होल्डिंग कंपनी है, ठीक है, समझ में आ गया, उस होल्डिंग कंपनी ने बच्चों उसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, एप्लीकेबल है, ठीक है। तो इस होल्डिंग कंपनी ने क्या किया, अप्लाई किया किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बच्चों इसको एग्जाम्पशन दे दी, एग्जाम्पशन दे दी, ठीक है। एग्जाम्पशन दे दी कि तुझे तेरे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से नहीं बनाए तो भी चलेंगे। एग्जाम्पशन दे दिया फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नहीं कंप्लाई किया विथ रिस्पेक्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा पावर क्यों देगी, मैंने आपको अभी बताया था सेक्शन, ये कौन सा वाला सिचुएशन कवर हो रहा है बच्चों, ये सेक्शन 6 वाला, सीजी हाउ पावर ऑन एप्लीकेशन ऑफ कंपनी पब्लिक इंटरेस्ट को आपको एग्जाम कर सकता है, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पशन दिया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो मत करो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त। तो ये जो होल्डिंग कंपनी है ना, ठीक है, इसने क्या किया बच्चों, इसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई नहीं किया, बट इसने शेड्यूल 3 को कंप्लाई किया, तो भी डीम कंप्लाई अंडर कंपनीज एक्ट सेक्शन 129 का डीम कंप्लायंस माना जाएगा, है ना। सो डीम टू बी कंप्लाई सेक्शन 129। सेक्शन 129 बोलता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी होना चाहिए, ऑडिट स्टैंडर्ड, शेड्यूल 3 भी होना चाहिए, फेयर एंड ट्रू भी होना चाहिए। आपका ट्रू एंड फेयर है, आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई नहीं किया, आपने क्या कंप्लाई किया बच्चों, आप लोगों ने ये शेड्यूल 3 कंप्लाई कर लिया है, जबकि आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई नहीं किया, तो सेक्शन 129 का कंप्लायंस नहीं मानेंगे। लेकिन बोलते सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर दी है ना आपको, एग्जाम किया है ना, तो अगर आप नहीं भी कंप्लाई करते हो तो चल जाएगा। ये हो गया, दिस इज योर फर्स्ट एक्सेप्शन, ठीक है। दूसरा एक्सेप्शन क्या बोलता है बच्चों, अब इसको थोड़ा लॉजिकली समझना, इसको ना पहले मैं डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ, उसके बाद में आपको समझ में आएगा ये कंसेप्ट बोलता क्या है। मानो देयर इज अ कंपनी ABC लिमिटेड, XYZ लिमिटेड, है ना, देयर इज अ कंपनी XYZ लिमिटेड एंड देयर इज अ कंपनी PQR लिमिटेड, ठीक है। हाँ सर, अब बच्चों सुनो, ये हो गई होल्डिंग कंपनी, ये हो गई सब्सिडरी कंपनी 1 और ये हो गई आपकी सब्सिडरी कंपनी 2। मतलब कैसे, एक्चुअली ये होल्डिंग कंपनी भी है, XYZ होल्डिंग भी है, ABC की सबसे XYZ की सबसे PQR, ठीक है। हाँ सर, अब मानो ABC कंपनी जो है इट इज अ होल्डिंग कंपनी, उसने 90% शेयर लिए XYZ के, तो XYZ के 10% शेयर तो बाकी लोगों के पास है ना, बोलो हाँ। तो इन्होंने क्या बोला, सुनो, अगर ABC लिमिटेड आप कंप्लाई कर रहे हो, आप कंप्लाई कर रहे हो किसको, आप कंप्लाई कर रहे हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, आप कंप्लाई कर रहे हो शेड्यूल 3 को, ठीक है, समझ में आया। हाँ, किसमें, विथ रिस्पेक्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप कंप्लाई कर रहे हो। दूसरी बात, और XYZ लिमिटेड के जो अदर मेंबर है, अदर मेंबर मतलब सर अपार्ट फ्रॉम होल्डिंग कंपनी जितने भी मेंबर है, इन्होंने दे दिया XYZ लिमिटेड को NOC। NOC मतलब हमको ऑब्जेक्ट नहीं है, हमको ऑब्जेक्ट नहीं है अगर तूने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई नहीं किया, क्या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई नहीं करो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंडीशन और क्या है, कंडीशन सुनो, आपको मैं बता रहा हूँ ना, इस लैंग्वेज को पढ़कर डायरेक्ट समझ में नहीं आता है। और तुम्हारी जो XYZ लिमिटेड है बच्चों, क्या ये लिस्टेड है, सर ये लिस्टेड नहीं होनी चाहिए। क्या ये प्रोसेस ऑफ लिस्टेड है, इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टेड है, तो बच्चों ये प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग में नहीं होनी चाहिए। आप बोलोगे सर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, सुनो सुनो सुनो, अब आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ इतना याद रखो, तुम्हारी कंपनी है, हाँ, तुम्हारे मेंबर उसको NOC दे रहे हैं कि तुम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई मत करो, हाँ, तुम्हारी एक होल्डिंग कंपनी जिसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के को कंप्लाई कर लिया है, और तुम लोग ना ही लिस्टेड हो। ये 3 बातें याद रखो। सर कैसे, ध्यान दो, पहला पॉइंट, यू आर अ होल्डी ओन सब्सिडरी और सब्सिडरी ऑफ अदर कंपनी, आप एक तो होल्डी ओन सब्सिडरी या सब्सिडरी हो किसी और कंपनी के। सेकंड पॉइंट बच्चों क्या बोलते हैं, और आपको क्या हुआ है, रिसीव NOC, कैसा, रिटर्न में, आपके अदर मेंबर से, मेंबर नहीं अदर मेंबर, आपको अपने अदर मेंबर से क्या है NOC आया कि आपने नो नीड
नो नीड ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सेकंड पॉइंट क्या बोल दिया बच्चों तुम्हारा, एंड है, ये सारी कंडीशन एंड है। सेकंड पॉइंट है तुम्हारी कंपनी जो है ना ही वो लिस्टेड है, ना ही वो प्रोसेस ऑफ लिस्ट है, प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, ना ही वो लिस्टेड होनी चाहिए, ना ही वो प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग होनी चाहिए, मतलब इन शॉर्ट अनलिस्टेड होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट क्या बोलता है बच्चों, तीसरा पॉइंट आपका बोलता है कि आपकी जो अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी है या इंटरवेलिंग होल्डिंग कंपनी है, जो आपके ऊपर की कंपनी है, ठीक है, उसने फाइल किया है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज पर शेड्यूल 3, तो फिर तुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बच्चों समझ में आया, नॉर्मली क्या बोल दिया, ट्रू फेयर होना चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शेड्यूल 3 के हिसाब से होना चाहिए। पहला एग्जाम्पशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने तुमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से छुटकारा दिया है, तो फिर तुमको कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है। या फिर तुम ऐसी कंपनी हो जिसके मेंबर उसको एनओसी देते थे कि नीड नॉट टू कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तेरे को जरूरत नहीं है, तुम्हारी अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी या तुम्हारी ऊपर की कंपनी ने कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइल किया है और एज पर लॉ, और तुम लोग ना ही लिस्टेड हो, ना ही इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टेड हो, तो फिर तुमको भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत नहीं है, तुम अपने मन से बना सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट। से यस, से यस मी, से यस टू मी। हाँ सर, बहुत बढ़िया। तो एक बार पूरा रिकैप करा देता हूँ बच्चों मैं आप लोगों को, आज हमने क्या पढ़ा, ठीक है ना। यस सर। तो बच्चों सिंपल सी बात, नफरा को एक बार एक झटके में हम लोग समझ लेते हैं। नफरा तेरा काम क्या है, तेरा काम दो चीज़ों का है। एक तो तू अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बनाएगा और वो लोग अच्छे से फॉलो कर रहे कि नहीं कर रहे इसको मॉनिटर करेगा। तो ये दोनों बातें किससे रिलेटेड है, अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से। और दूसरी बात क्या बोल दी कि तू है ना, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस के अंदर है, प्रोफेशनल लोग है, वो लोग सही से सर्विस दे रहे हैं या नहीं दे रहे, इनकी क्वालिटी को ओवरसीज करेगा। और जो बड़ी बड़ी कंपनी के सीए है ना, अगर तेरे को डाउट आ रहा है इनके ऊपर, तो तू क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। या फिर इसके अलावा कोई भी ड्यूटी जो तेरे को लॉ ने दे के रखा है, ये सारा काम कौन कर सकता है, नफरा तू कर सकता है। समझ में आया बच्चों, बोलो हाय ना। सर नफरा को बनाने वाला कौन है, नफरा को बनाने वाला अपना सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि सर ऐसी कौन सी कंपनी जिनके ऑडिटर को नफरा क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है। तो बोले देखो, लिस्टेड कंपनी अगर आप हो तो आपके ऑडिटर को कर सकता है। अनलिस्टेड कंपनी, अगर तुम अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, तुम अगर इन क्राइटेरिया में आते हो तो नफरा आपके भी ऑडिटर की इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। मतलब आपका पेड अप शेयर कैपिटल 500 करोड़, आपका टर्नओवर बच्चों 1000 करोड़, या आपका बोरोइंग जो है, बोरोइंग मतलब कौन सा बच्चों, डिपॉजिट वगैरह लोन आउटस्टैंडिंग जो भी है 500 करोड़ से ज़्यादा है, तो ऐसे वाले केस में नफरा आपका क्या कर सकता है, नफरा आपके ऑडिटर का इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। और इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बोलूँ तो क्या मैं बोल सकता हूँ, कुछ बॉडी कॉर्पोरेट है जैसे बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, उसके बाद में स्पेशल एक्ट में जो भी कंपनी है, आपके भी ऑडिटर को नफरा क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है। क्वेश्चन आता है बच्चों, इसके अलावा अगर ये जितनी भी यहाँ पे लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, इंश्योरेंस बैंकिंग कंपनी, आपकी कोई फॉरेन सब्सिडरी जिससे आपको 20% या ज़्यादा आपका नेटवर्थ और टर्नओवर हो रहा है, ठीक है, कंसोलिडेटेड तुम्हारा जितना भी है उसका मोर देन 20% किसका है बच्चों, फॉरेन सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी का, तो इनके भी ऑडिटर को नफरा क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है। क्या यहाँ तक की सारी बातें आपको क्लियर है, एकदम आराम से बोलो यस और नो। यस सर। अब क्वेश्चन आता है कि सर नफरा का आने से क्या प्रॉब्लम है। अरे नफरा ने एक बार आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, कैसे कर सकता है, एक तो खुद होके कर सकता है या सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रेफरेंस देगा उसके भरोसे कर सकता है। लेकिन एक बार नफरा ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी तो जितने भी लोग इन्वेस्टिगेशन आपकी कंपनी के ऊपर कर रहे थे उनको बोले साइड में हट जाओ, और जो लोग करने की सोच रहे थे उनको बोले रुक जाओ। मतलब वंस नफरा इनिशिएटेड इन्वेस्टिगेशन, नो अदर इंस्टीट्यूट इनिशिएट और कंटिन्यू क्या कर सकते हैं बच्चों, तुम्हारी उनकी इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नफरा को कौन सी पावर है जो एक जज को सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर दी है। सर जज की पावर क्या होती है, क्या जज आपको बोल सकता है कि मेरे को ये डॉक्यूमेंट ला के यहाँ पे जमा करो, बोलो हाँ है ना, तो डिस्कवरी एंड द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। क्या आपको जज ये बोल सकता है कि आपको कोर्ट में आना ही पड़ेगा, आंसर इज यस, तो समन द इन्फोर्स अटेंडेंस, समन्स टू इन्फोर्स द अटेंडेंस बराबर, और एग्जामिन करेगा आपको ऑन ओथ। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, क्या आपके बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड्स को चेक करने का ऑर्डर एक जज पास कर सकता है, आंसर इज यस। या फिर क्या आपकी विटनेस को बुलाकर उसके एग्जामिनेशन करने का अधिकार एक जज के पास है, हाँ। तो बोले जितने भी पावर एक जज के पास होती है, ये सारे पावर हमने किसको दे दिए, नफरा तुझे दे दिया है। नफरा के अंदर आपको कितना फाइन, पेनल्टी और क्या क्या ऑर्डर आपके अगेंस्ट में इशू कर सकता है। देख बोले नफरा अगर एक इंडिविजुअल सीए होगा, ठीक है, तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में पाया ना, कम से कम 1 लाख रुपए
मैक्सिमम अप टू 5 टाइम्स ऑफ द फीस, बराबर, आप उससे ले सकते हो। या फिर अगर फर्म है तो 5 लाख रुपये मैक्सिमम 10 टाइम्स ऑफ द फीस रिसिप्ट जिसको उसको कंपनी से हुआ उतना उसको चार्ज कर सकते हो। इसके अलावा उसको प्रैक्टिस करने से भी रोक सकते हो, कितने, कम से कम 6 महीने से ज़्यादा में ज़्यादा कितने महीने तक, 10 साल तक, ठीक है। और बाद में अगर वो रजिस्टर वैल्यूअर बन चुका है तो उसके वैल्यूएशन वाले फंक्शन को भी आप रोक सकते हो। अगर आप नफरा की ऑर्डर से खुश नहीं हो तो नफरा के अगेंस्ट में जाके क्या कर दो, अपील कर दो, किसको, एपीलेट अथॉरिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नफरा को कैसे पता चलेगा कौन किस कंपनी का ऑडिटर है, तो बोले इन्होंने क्या बोल दिया कि देख बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन कंपनी, किसको बोल दिया, बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन कंपनी। कंपनी कौन कौन सी कंपनी सर, लिस्टेड कंपनी बच्चों कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी कंपनी है, ठीक है। तो आपको नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन ये जो बॉडी कॉर्पोरेट है ना, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, स्पेशल एक्ट वाली कंपनी, या ये जो फॉरेन सब्सिडी, ये क्या हो गया बच्चों, ये बॉडी कॉर्पोरेट है ना, बोलो है ना। तो बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन कंपनी, आपको एक फॉर्म फाइल करना है नफरा 1, जहां पर आप बताओगे कौन आपका ऑडिटर है, और हम देखेंगे फिर, बराबर। सर कंपनी को क्यों नहीं बोला, अरे कंपनी का एक काम होता है ना, वो हर साल ADT 1 फॉर्म फाइल करती है, बोलो है ना। तो इसलिए कंपनी को नहीं बोला, क्योंकि ADT 1 कंपनी ROC को फाइल कर देगी, ROC बच्चों किसको बता देगा, नफरा को बता देगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता ही नहीं है कहाँ पे, विथ रिस्पेक्ट ऑफ कि नफरा का फॉर्म कंपनी को फाइल करना है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब क्वेश्चन आता है सर नफरा को बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कितने लोग रहेंगे इसके अंदर, एक चेयरपर्सन रहेगा, इसके अलावा बच्चों कितने, 15 अदर मेंबर रहेंगे। ईजी है। अब ये जो 15 मेंबर है, इन लोगों से आपको डिक्लेरेशन चाहिए दो, कि इनका कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है और ये किसी अदर CA फर्म से एसोसिएट नहीं है, ना ही एम्प्लॉयमेंट के अंदर, ना ही एम्प्लॉयमेंट छूटने के बाद में 2 साल तक ये एसोसिएट होने चाहिए, ठीक है। अब वो बातें जो काम की नहीं है, एग्जाम में आएंगी नहीं, यहाँ तक की ऐसी बातें थी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। पहली बात, सर नफरा का ऑडिट कौन करेगा, बच्चों आपको मैं बता दूं, कभी भी गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट कौन करता है, CNAG, कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करता है। तो नफरा का ऑडिट जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको मेंटेन कैसे करना है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी, लेकिन उसका जो ऑडिट होगा वो CNAG करेगा। और सर CNAG इसकी ऑडिट रिपोर्ट बना के किसको भेजेगा, आगे सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगा। फिर क्वेश्चन आता है कि जो नफरा है, नफरा आपका भी ड्यूटी कि आपने अपना साल भर का एनुअल रिपोर्ट बना के किसको भेजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दो डॉक्यूमेंट हो गए, एनुअल रिपोर्ट विच इज शेयर्ड बाय नफरा एंड फॉरवर्डेड बाय नफरा, एंड ऑडिट रिपोर्ट विच इज CNAG ने दिया था बच्चों विद रिस्पेक्ट ऑफ नफरा। इनको रख देंगे किसके सामने, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने। अब यहाँ तक हो गया बच्चों एक फॉर्मल, क्योंकि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो ये सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। एज गुड एज एक गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट जैसी हो गई है। नफरा तू तेरा काम करने के लिए चाहिए उतने डिवीजन बना सकते हैं, मल्टीपल डिवीजन तू बना सकती है, ठीक है, जिसके अंदर एक चेयरपर्सन रहेगा और फुल टाइम मेंबर्स रहेंगे। देखो एक बात हमेशा याद रखना कि यहाँ पे हमने क्या बोला था आपको, कि एक चेयरपर्सन होना चाहिए और 15 अदर मेंबर होना चाहिए। ये 15 अदर मेंबर फुल टाइम भी हो सकते हैं, पार्ट टाइम भी हो सकते हैं, लेकिन जो डिवीजन ऑफिस आप अपना बना रहे हो, उस डिवीजन ऑफिस के अंदर जितने भी मेंबर है वो कौन से होने चाहिए, फुल टाइम मेंबर होने चाहिए। और इसके अलावा आपको जितनी चाहिए उतनी एग्जीक्यूटिव बॉडी आप क्रिएट कर लो। एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम क्या होता है, वो इफिशिएंटली डिस्चार्ज करेंगी हर वो फंक्शन जो नफरा को दिया गया है, ठीक है। मतलब देखो मोटर व्हीकल एक्ट बना हुआ है, अब मोटर व्हीकल एक्ट बनाने का काम तो लॉ मेकर का था ना, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने का किसका था बच्चों, ट्रैफिक पुलिस वहाँ पे खड़े होते हैं, जो आप देखते हैं अगर रेड सिग्नल जंप कर लो तो पकड़ लेते हैं। तो एग्जैक्टली बच्चों नफरा के केस में हमने किसको दे दिया, एग्जीक्यूटिव बॉडी को दे दिया। आगे बढ़ते बच्चों, सेक्शन नंबर 133 जो क्या बोलता है कि ICAI रिकमेंड करेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बच्चों किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, यस और नो। उसके बाद में नफरा उसको क्या करेगा बच्चों, उसको एग्जामिन करेगा और अपने खुद के रिकमेंडेशन देगा। अब ये दोनों के रिकमेंडेशन कहाँ पे पहुंच गए, ये पहुंच गए बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। अब सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिन करेगा रिकमेंडेशन गिवन बाय नफरा, क्योंकि उसने तो पॉलिसी बना के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सजेस्ट कर दिया, इन्होंने रिकमेंडेशन दिए, तो एग्जामिन करेगा नफरा के रिकमेंडेशन को और बाद में कंसल्ट करेगा नफरा के साथ में कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके बाद में वो एप्लीकेबल करा देगा किसको, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। यहाँ पर आपका सेक्शन 132 विथ रिस्पेक्ट ऑफ नफरा और सेक्शन 133 विथ रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट बच्चों, तुम्हारा एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस तरीके से करते हैं, सारी चीजें मैंने कवर करा दी। इसके अलावा जो सेक्शन 133, 136, 137 मैंने जो आप लोगों को पढ़ा है, इसको एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। क्या बोलता है सेक्शन 136, सेक्शन 136 बोलता है बच्चों, एक कंपनी सुन, तुझे एनुअल जनरल मीटिंग लेना है ना, तो जिन जिन लोगों को अधिकार है एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस रिसीव करना, कौन कौन आ जाता है, ऑल द मेंबर ऑफ द कंपनी, डिबेंचर ट्रस्टी हो गया, एंड एवरी पर्सन हु एंटाइटल्ड टू रिसीव, बच्चों यहाँ पर मैंने आपको बता दिए थे, ऑडिटर भी आ जाता है, डायरेक्टर भी आता है, वो सारे लोग, ठीक है। जिन जिनको कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस मिलना चाहिए, उन सारे लोगों को तुझे क्या देना है,
तेरे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना है, तेरे कंपनी के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट देना है, और हर वो डॉक्यूमेंट जो एनेक्ट करते हो ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ये आपको किसको देना है, उन सारे लोगों को देना है। ठीक है, कितने दिन पहले दोगे, 21 डे बिफोर जनरल मीटिंग। लेकिन सेक्शन 8 कंपनी बच्चों 21 डे नहीं चाहिए, 14 डेज बिफोर जनरल मीटिंग भी दे दोगे तो चल जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर 21 डे या 14 डेज के पहले दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हो। अगर तुम्हारी कंपनी जिसके अंदर शेयर कैपिटल है तो मेजॉरिटी मेंबर की कंसेंट ले लो, और उन मेजॉरिटी मेंबर के पास कम से कम 95% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए जो वोटिंग राइट कंस्टिट्यूट करते हैं। और अगर आपकी कंपनी के अंदर शेयर कैपिटल नहीं है तो कम से कम 95% ऐसे लोग जिनके पास वोटिंग राइट है कंपनी के मीटिंग में वोट करने का, उनकी कंसेंट ले लो। क्वेश्चन आता है सर मुझे ये बता दो, आपने बोल दिया जनरल मीटिंग का नोटिस, तो मतलब क्या बोल सकते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट उनको भेजना, किस तरीके से भेजूँ बोले तो सी वेरी सिंपल। अगर सामने वाले का डीमैट अकाउंट है, जितनी भी पब्लिक कंपनी सारे शेयर कंपलसरी डीमैट अकाउंट रहेगा, तो डिपॉजिटरी के साथ में जो उनका ईमेल आईडी रजिस्टर है उसके ऊपर भेज दो। अगर मानो किसी का डीमैट अकाउंट नहीं है आपके शेयर होल्डर का, मेंबर का, या फिर डिवेंचर ट्रस्टी का, तो ऐसे वाले केस में आप लोग क्या कर सकते हो, अगर वो आपको पॉजिटिवली कंसेंट दे देता है कि मुझे मेरे मेल आईडी पे भेज दो राइटिंग में, तो उसके मेल आईडी पे भेज दो। या फिर सेक्शन 20 जो बात करता है बच्चों सर्कुलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में, उसको फॉलो करो। लिस्टेड कंपनी सुन, तुझे है ना मेन जो कंसोलिडेटेड क्या बोल सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सब बन के जो एनुअल रिपोर्ट बनता है ना, तेरे को वो हर एक मेंबर को भेजने का जरूरत नहीं है। तो एवरेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब साइलेंट स्टेटमेंट कंटेनिंग साइलेंट फीचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल कर दे। ठीक है, इनको दे दें, जिसका फॉर्म क्या है बच्चों, AOC3 और AOC3। AOC3 ये लगता है अगर आपके ऊपर इंडियस एप्लीकेबल होगा, इंडियस एप्लीकेबल नहीं होगा तो AOC3 आता है। ठीक है, तो ऐसा मानेंगे क्या तूने लॉ का प्रॉपर कंप्लायंस कर लिया। दूसरा बात आता है कि अगर आप एक लिस्टेड कंपनी हो तो आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपलोड करनी है अपने वेबसाइट पे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपलोड करनी। इसके अलावा जितनी भी आपकी सब्सिडरी सब लोगों की स्टैंड अलोन बैलेंस शीट आपको फाइल करनी है अपने वेबसाइट के ऊपर। अब क्वेश्चन आता है सर मेरी फॉरेन के अंदर एक सब्सिडरी है, देखो यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की फॉरेन के अंदर बच्चों सब्सिडरी है, और वो सब्सिडरी 1, सब्सिडरी 2, सब्सिडरी 3। तो सब्सिडरी 1 को उस कंट्री की लॉ के हिसाब से कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। तो बोले एक काम करो, आप है ना उस कंपनी जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना उसको अपलोड कर लो अपने वेबसाइट के ऊपर। आपको सब्सिडी 2 और सब्सिडी 3 के कंसोलिडेट उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल अपलोड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है अगर पहली सबसी की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी और वो फॉरेन सब्सिडरी है। ठीक है, दूसरा बात क्या है सर मेरी जो फॉरेन कंपनी है ना, फॉरेन सब्सिडरी कंपनी है, उसको ऑडिट का ही लॉ का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बोले एक काम करो, अनऑडिटेड क्या बोल दिया, अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपलोड कर दो, और अगर अदर देन इंग्लिश लैंग्वेज होगा तो उसको इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लो। यहाँ पर तुम्हारा सेक्शन कौन सा कंप्लीट हो जाता है, 136। क्वेश्चन आता है बच्चों 137 के बारे में, सुनना 136 क्या बोलता है, एजीएम के 21 डेज पहले डॉक्यूमेंट दो। 137 बोलता है एजीएम हो गया ना, अब ये आरओसी को भी दे दो विद इन 30 डेज, बोलो है ना। तो पहली बात, अगर कोई भी तुम्हारी नॉर्मल कंपनी है तो तुमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करना है आरओसी के साथ में विद इन 30 डे फ्रॉम द क्लोज ऑफ जनरल मीटिंग। ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग। अगर तुम्हारी जॉइंट वेंचर कंपनी, तुम्हारी एसोसिएट कंपनी, तुम्हारी सब्सिडरी कंपनी है, तो फिर तुमको AOC4 नहीं, AOC4 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी फाइल करना पड़ेगा। और उसके बाद में मानो तुम्हारी कोई ऐसी फॉरेन कंपनी जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर नहीं है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ उसके भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको किसको फाइल करने पड़ेंगे, आपको फाइल करने पड़ेगा बच्चों ROC के साथ में। सिंपल सी बात, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब OPC तुझे तो जैसे ही फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, तेरे को AGM के बाद में 30 डेज का क्राइटेरिया नहीं है, फाइनेंशियल एंड से 180 डेज के अंदर तुझे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल कर देने। अब बच्चों अलग अलग सिचुएशन जो सेक्शन 137 में दिए, मानो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेट अडॉप्ट हो जाते हैं कहाँ पर, क्योंकि देखो 134 सबसेक्शन 2 के अंदर लिखा था इट इज ड्यूटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू प्लेस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन फ्रंट ऑफ इन एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, तो तुमने रखे और शेयर होल्डर ने उसको अप्रूव कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, तो विद इन 30 डे आप क्या कर लो, अपने फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ROC को दे दो। मानो आप लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ पे रखे, एनुअल जनरल मीटिंग में रखे, लेकिन वो अडॉप्ट ही नहीं हुए, तो ऐसे वाले केस में आपको दो काम करना है। एक तो प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करना है, अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करना है, जिसको हम लोग बोलेंगे वो कैसे हुआ है, एज अ प्रोविजनल बोलकर ROC उसको लेगा। और जैसे ही फिर एडजन जनरल मीटिंग में आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडॉप्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको फिर से ऑडिट करवाना पड़ेगा, तो आपको एडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी फाइल करना है। तो यहाँ पे डुअल ड्यूटी है, प्रोविजनल प्लस फाइनल। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों तुम्हारा कि मानो अगर आपकी कंपनी में AGM हुई नहीं, तो ऐसे वाले केस में आप लोग क्या करोगे, तो बोले सुनो, अगर AGM नहीं हुई तो AGM की लास्ट ड्यू डेट होती है ना,
वहाँ से 30 डेज़ के अंदर हम लोग हमारे डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे। लेकिन आपको इसके साथ में एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा जो इसमें आप बताओगे कि हमारी कंपनी की एजीएम क्यों नहीं हुई है। लास्ट बात आती है बच्चों तुम्हारी कि अगर मानो आपकी फॉरेन सब्सिडरी है और फॉरेन सब्सिडी के जो कंपनी, तो उसके उस कंट्री के हिसाब से आप उनको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग क्या करोगे? तो यहाँ पे बड़ा सिंपल सा बात बोल दिया इन्होंने, आप अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपलोड करो, साथ में एक डिक्लेरेशन दे दो कि उस कंट्री के लॉ के हिसाब से उनको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, और अदर देन इंग्लिश लैंग्वेज में होगा तो उसको इंग्लिश लैंग्वेज में क्या कर लो, कन्वर्ट कर लो। आई होप आपको ये सारी बातें क्या होगी बच्चों अच्छे से समझ में आ चुकी है, राइट। सेक्शन 130 पूरा क्लियर हुआ। अब आप एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो, अरे करो 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 करो, अपने अपने आर्टिम की कसम बच्चों, तुम लोगों को आंखें बंद करो, ठीक है, आंखें बंद करो, ठीक है। अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको शांति से सुनो। क्या हुआ, कंपनी है, कंपनी ने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया, लेकिन जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए वो फ्रॉडुलेंट मैनर में मेंटेन किए। दूसरा बात, कंपनी के अंदर जो डायरेक्टर लोग हैं, ये लोग इस तरीके से कंपनी को मैनेज कर रहे हैं कि पूरा मिसमैनेजमेंट हो रहा है ना। और हमें डाउट आ रहा है कि यार इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी सही हो गया या नहीं हो गया। तो ऐसे वाले केस में सेंट्रल गवर्नमेंट बोलो, इनकम टैक्स अथॉरिटी बोलो, सेबी बोलो, या आपकी कंपनी की जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो भी पर्सन इंटरेस्टेड है, ये 5 लोग जाके एनसीएलटी को एप्लीकेशन कर देंगे। किस चीज़ का एप्लीकेशन कर देंगे कि सर हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट है इनको क्या कराओ, कंपनी के रीओपन कराओ, रिकास्ट कराओ, हमें डाउट आ रहा है इनके रिलायबिलिटी के ऊपर। अब एनसीएलटी सीधा सीधा इनके बुक्स ऑफ अकाउंट को ओपन करने वाला नहीं है। एनसीएलटी क्या करेगा, पहले नोटिस भेजेगा और आपकी रिप्रेजेंटेशन को डिमांड करेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट बता तेरे को क्यों डाउट आ रहा है। अरे आपकी इंश्योरेंस कंपनी है तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाले बताओ कि तुमको भी क्या डाउट आ रहा है, ये तुम्हारी सेक्टर वाली कंपनी है। ऐसे क्या किया, रिप्रेजेंटेशन के लिए डिमांड कर रहा है। और जो रिप्रेजेंटेशन आप लोग भेजोगे एनसीएलटी इसको कंसीडर करेगा। अगर लग रहा है फालतू रिप्रेजेंटेशन तो रिजेक्ट कर देगा, अगर लग रहा है कि रिप्रेजेंटेशन में दम है तो ऐसे केस में एनसीएलटी क्या करेगा, ऑर्डर पास करेगा, एक कंपनी तुझे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, रिकास्ट करना पड़ेगा। और बच्चों ध्यान देना कि अगर कंपनी ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को एक बार रिवाइज कर दिया तो वो फाइनल हो गया, उसके बाद में वो फिर से रिवाइज नहीं हो गया, ठीक, मतलब रिकास्ट नहीं हो गया, रीओपन नहीं हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, सर कितने पुराने से पुराने बुक्स ऑफ अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, 8 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर तक का। लेकिन अगर आपकी कंपनी ऐसी कंपनी है जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हुआ है और आपको गवर्नमेंट ने 8 साल से ज़्यादा के प्रीसीडिंग 8 फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा के बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन करने को बोला है, तो ऐसे वाले केस में 8 साल से पुराने वाले भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीओपन एंड रिकास्ट किया जा सकता है। होप सो गाइस, अब आप अपनी आंखें खोल सकते हो। मेरे को लगता है कि सेक्शन 130 आपको थोरोली इन डेप्थ लेवल पे समझ में आ चुका है। अब आप लोगों ने क्या करना है, जैसे ही क्लास हो जाएगी ना, इन सारी नोट्स को आपने नोट करना है। सेक्शन कौन सा है तुम्हारा, सेक्शन 131 है बच्चों। सेक्शन 131 क्या बोलता है कि हमारी कंपनी ने बोर्ड रिपोर्ट प्रिपेयर कर लिया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लिया, लेकिन मुझे लगता है कि जो बोर्ड रिपोर्ट एक्स पर सेक्शन 134 होनी चाहिए थी ना, वैसी नहीं है। या मुझे लगता है कि जो मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर सेक्शन 129 होना चाहिए था वैसा नहीं है। तो ऐसे वाले ये किसको लगता है, ये हमारे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लगता है। तो हम लोग खुद होके वॉलेंटरीली एनसीएलटी के पास चले गए। अब जब आप एनसीएलटी के पास चले गए, आपने एप्लीकेशन डाला कि हमें रिवाइज करना है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट या हमारे बोर्ड रिपोर्ट, तो एनसीएलटी आपकी एप्लीकेशन के बाद में नोटिस भेजेगा किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और वो पूछेगा कि आप अपना कोई रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हो, आपको लगता है इनके रिवीजन की वजह से आपके ऊपर कोई असर पड़ रहा है, जैसे इनकम टैक्स से लेके या कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट हार्म हो रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट या क्या बोल सकते हैं, इनकम टैक्स अथॉरिटी अपना रिप्रेजेंटेशन देगी किसको, एनसीएलटी को। और उसके बाद में एनसीएलटी आपको ऑर्डर देगा कि आप अपना अकाउंट रिवाइज कराओ। देयर इज अ डिफरेंस। सेक्शन 130 जब पढ़ा था उसमें लिखा था रीओपनिंग ऑफ अकाउंट, रिकास्टिंग ऑफ अकाउंट, यहाँ पे था रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड रिपोर्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि सर जो रीओपन और रिकास्ट होता था बुक्स ऑफ अकाउंट वो पुराने 8 साल तक हो सकता था, लेकिन जब रिवीजन की बात आती है तो मैक्सिमम प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर तक की ही आती है, ठीक है। इसके बाद में मैंने बोला था आंखें बंद करो, सिर्फ इसको विजुअलाइज करो।
अब इसके बाद में आता है कि जैसे ही एनसीएलटी ने आपको ऑर्डर दिया, ये ऑर्डर आप लोग किसको फाइल करोगे, आरओसी को, और उसके बाद में रिवाइज करोगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, अपने बोर्ड रिपोर्ट को। और कितना रिवाइज कर सकते हैं, जितने के लिए तुमने एप्लीकेशन डाला था, करेक्शन कर सकते, पूरी रिपोर्ट को चेंज नहीं कर सकते। क्वेश्चन ये आता है, क्या सर एक साल के अंदर हम लोग एक साल के अंदर हम लोग कितनी बार रिवीजन के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं, एक ही बार। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको एक सिचुएशन बना के दिया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक साल अप्रैल से लेकर 31 मार्च के अंदर, आपने जून महीने के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिवीजन का एप्लीकेशन डाला, इन द मंथ ऑफ सितंबर आपने बोर्ड रिपोर्ट रिवीजन का एप्लीकेशन डाला, दोनों भी वैलिड है सर? दोनों भी वैलिड है सर। एक साल में तो 2 बार हो गया ना, लेकिन अलग अलग चीज़ों का हुआ ना। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक बार आपने जून में डाल दिया तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आने वाले 31 मार्च तक आप फिर से नहीं रिवाइज कर सकते हो। और वहीं पे बच्चों बोर्ड रिपोर्ट की बात करूँ तो एक बार आपने डाल दिया तो सेम जब तक फाइनेंशियल ईयर एंड होता नहीं है तब तक आप फिर से एप्लीकेशन नहीं डाल सकते हो। किसके बारे में? रिवीजन ऑफ व्हाट बच्चों? रिवीजन ऑफ योर बोर्ड रिपोर्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड द एंटायर कंसेप्ट थोरोली। नाउ यू कैन ओपन योर आइज। ठीक है, तो ये पूरा डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए बच्चों विथ रिस्पेक्ट ऑफ वॉलेंटरी रिवीजन। ठीक है, चलो अब बच्चों एक डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं सो दैट देयर इज नो डाउट एट ऑल विथ रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 130 एंड 131। सेक्शन 130 क्या बोलता है, समझो इस बात को। सेक्शन 130 बोलता है कि आप अपना अकाउंट्स, कौन सा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या कर सकते हो? रीओपन कर सकते हो, रिकास्ट कर सकते हो। लेकिन वहीं पे 131 क्या बोलता है? चाहे आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, चाहे आपका बोर्ड रिपोर्ट हो, आप रीओपन रिकास्टिंग के लिए रिक्वेस्ट नहीं डाल रहे हो, आप रिवीजन के लिए रिक्वेस्ट डाल रहे हो। ईजी है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है आपका कि सर कौन अप्लाई कर सकता है? तो सेक्शन 130 में 5 लोग कर सकते थे, लेकिन अगर मैं बात करूँ 131 के अंदर तो यहाँ पर सिर्फ कौन कर सकता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी कर सकता है, मतलब खुद कंपनी करेगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ये आता है कि सर जब हम लोग रीओपनिंग कर रहे थे बुक्स ऑफ अकाउंट का, ठीक है, और रिकास्टिंग कर रहे थे तो कितने साल पुरानी बुक्स ऑफ अकाउंट अलाउ होती? 8 साल। और अगर इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा और आपको ज़्यादा साल के लिए प्रिजर्व करने के लिए बोला तो ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन जब बात आती किसकी बच्चों? आपके बुक्स ऑफ अकाउंट जो थे वो रिवाइज करने की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो या बोर्ड रिपोर्ट, तो मैक्सिमम 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर तक ही कर सकते हो, उससे ज़्यादा पुराना आप नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों कि रीओपनिंग रिकास्टिंग क्यों करना पड़ता है आप लोगों को? रीओपनिंग और रिकास्टिंग इसलिए करना पड़ता है क्या कि आपको वहाँ पे डाउट है कि फ्रॉड है, एक तो फ्रॉडुलेंट मैनर से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है, या कंपनी के अंदर मिसमैनेजमेंट है जिसकी वजह से हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिलायबिलिटी के ऊपर डाउट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आप रिवीजन क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपने कंप्लायंस नहीं किया है। सर किस चीज़ का हमने कंप्लायंस नहीं किया है? अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो 129 के हिसाब से होना था जो हम लोगों ने कल पढ़ा, वैसे नहीं है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, या आपका बोर्ड रिपोर्ट जो अभी हम लोग पढ़ेंगे वो 134 के हिसाब से होना चाहिए था, लेकिन वैसे आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड रिपोर्ट नहीं है बच्चों। ठीक है, तो ऐसे वाले केस में अब क्वेश्चन सुनो, मेरे को एक क्वेश्चन बनाने दो। हाँ बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन केस लॉ के नाम पे अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन दे कैन मेक अ क्वेश्चन ऑन द सेम। मानो एक कंपनी है, अब ये जो कंपनी है ना, इस कंपनी ने क्या किया? इस कंपनी ने अपने 20 ईयर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर तक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट संभाल के रखे हैं। रखना कितना चाहिए था आइडियली एज पर लॉ? लॉ बोलता है आप 8 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर तक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को संभाल के रखो, लेकिन इन्होंने गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस, इन्होंने बोला हम लोग आजीवन संभालेंगे। 20 साल हो गए इस कंपनी को बनके। अब यहाँ पर सतीश सर है और सतीश सर को लगता है कि कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना वो फ्रॉडुलेंट मैनर से बने थे, लेकिन मुझे ना 20 साल पुराने, सुनना, 20 ईयर ओल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिवाइज करवाना है। क्या मैं गवर्नमेंट को एप्लीकेशन, एनसीएलटी को एप्लीकेशन डाल दूं? और क्या एनसीएलटी क्या बोलता है? क्योंकि नॉर्मली हम बोलते हैं 8 साल पुराना ही कर सकते हो, क्योंकि लॉ ही बोलता है 8 साल पुराने तक आप मेंटेन करो। लेकिन इस कंपनी का तो 20 ईयर तक का मेंटेन वो कंपनी खुद भी बोल रही है। क्या एनसीएलटी ऑर्डर दे सकता है कि 8 साल से भी ज़्यादा पुराने फाइनेंशियल ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिवाइज करना, रीओपन कर रिकास्ट करना, रीओपन कर रिकास्ट करना, क्या ये ऑर्डर एनसीएलटी दे सकता है? क्योंकि आपके तो बुक्स ऑफ अकाउंट है ना, तो वो तो अच्छी बात हो गई, कन्वीनियंस हो गया हम लोगों के लिए। क्या एनसीएलटी ऐसा ऑर्डर दे सकता है? जल्दी से बताओ बच्चों। एंड द करेक्ट आंसर इज, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर क्या है?
ना, एनसीएलटी ऐसा ऑर्डर नहीं दे सकता है। क्यों? सेक्शन 130 बोलता है मैक्सिमम 8 ईयर तक का ही आप रीओपनिंग रिकास्ट कर सकते हो। उससे ऊपर तभी कर सकते हो जब इन्वेस्टिगेशन हुआ है तुम्हारी कंपनी के ऊपर। ठीक है, आई होप आपको ये वाले सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गए। मैं सीधा आप लोगों को बेयर एक्ट पे लेके जाता हूँ, सो दैट हम लोग क्या करेंगे, वर्डिंग पढ़ लेंगे बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको याद करा ही रहा हूँ। तो सर सेक्शन 134 को हम लोग समअप करते हैं। एक बार पूरा सेक्शन 134 समअप करो बच्चों। सुनना, सेक्शन 134 क्या बोलता है ना, आप अपनी आंखें बंद कर दो। सेक्शन 134 बोलता है सबसे पहले कि आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में क्या करेगा, अप्रूव करेगा। अप्रूव करने के बाद में वो उनको साइन करेंगे। फिर साइन कौन कौन करेंगे, कंपनी में चेयरपर्सन होगा और उसको अथोराइज़ किया तो वो करेगा, नहीं होगा, नहीं अथोराइज़ किया है तो फिर 2 डायरेक्टर जिसमें से एक एमडी होना चाहिए, लेकिन एमडी अपॉइंटेड है तो ही। और तीसरी बात, अगर आपकी कंपनी में सीईओ है, सीएफओ है तो उसको भी करना पड़ेगा, सीएस है तो उसको भी करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मेन बात है कि ये जो सीएस है वो साइन जो कर रहा है वो ऑन बिहाफ ऑफ बोर्ड कर रहा है, ओन कैपेसिटी में नहीं कर रहा है। तीसरी बात, अब जो आपने अप्रूव किया, साइन किया, इसको सबमिट करो ऑडिटर को, तो ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट के आपके सामने प्रेजेंट करेगा साइन करके। दूसरा सबसेक्शन 2 क्या बोलता है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी हो चुका है ना, अब ऑडिटर ने अपना ऑडिट रिपोर्ट भी साइन कर लिया है तो उसको अटैच कर दो किसके साथ में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ऑडिटर ने आपको ऑडिट रिपोर्ट दिया, उसके अंदर कुछ रिमार्क रहेंगे गलत तो आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो उसके बाद में आपका बोर्ड रिपोर्ट भी रेडी हो जाएगा। मतलब पहले आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी हुआ, फिर आपका बच्चों ऑडिट रिपोर्ट रेडी हुआ, अब आपका बोर्ड रिपोर्ट भी रेडी हो गया। तो बोले बोर्ड रिपोर्ट को भी अटैच कर दो किसके साथ में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब 2 चीज़ें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में अटैच करनी है, ऑडिट रिपोर्ट एंड बोर्ड रिपोर्ट। सिंपल सी बात। सर बोर्ड रिपोर्ट को साइन कौन करेगा, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन कर रहा था चेयरपर्सन, अगर नहीं होगा तो 2 डायरेक्टर जिसमें से एक एमडी होना चाहिए, वो और साथ ही साथ में सीईओ, सीएफओ और सीएस। ठीक है, तो सीईओ, सीएफओ, सीएस की लाइन हटा दो। अगर तुम्हारे कंपनी के अंदर चेयरपर्सन ने जिसको अथोराइज किया है तो चेयरपर्सन करेगा, अगर वो नहीं है तो कम से कम 2 डायरेक्टर जिसमें से एक क्या होना चाहिए, मैनेजिंग डायरेक्टर। अब बच्चों कम से कम 2 डायरेक्टर बोल रहा हूँ, आपकी कंपनी ओपीसी है और आपकी कंपनी में एक ही डायरेक्टर है, तो ऐसे वाले केस में आपको 2 डायरेक्टर का रिक्वायरमेंट ना ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए है, ना ही आपको किसके लिए रहेगा, ऑडिट रिपोर्ट के लिए, इसके लिए बोर्ड रिपोर्ट के लिए रहेगा। अब आता है कंटेंट ऑफ ऑडिट बोर्ड रिपोर्ट। बोर्ड रिपोर्ट का क्या क्या कंटेंट है, लेकिन बच्चों बोर्ड रिपोर्ट के कंटेंट के पहले आप बोर्ड रिपोर्ट की जिम्मेदारी समझो। क्या है कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बोर्ड रिपोर्ट के साथ अटैच किया, ये आपको भेजना है किसको, शेयर होल्डर को। सो उनके सामने रखना है जनरल मीटिंग में। अब उसके अंदर आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो शेयर होल्डर को बताओगे, तो बोले सुनो, अगर आपकी कंपनी का एनुअल रिटर्न है जो और आपकी कंपनी की वेबसाइट है तो आपको वो एनुअल रिटर्न वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, और आपको पूरा एनुअल रिटर्न बोर्ड रिपोर्ट में अटैच करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, वेबसाइट का लिंक दे दो, खत्म। कितनी बोर्ड मीटिंग की है कंपनी के अंदर, मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया। आप आज रिलायंस का पूरा एनुअल रिपोर्ट खोल के आपको नंबर ऑफ बच्चों बोर्ड मीटिंग के बारे में बताना है, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के बारे में बताना है। डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आपको 5-6 पॉइंट लिखने होते हैं कि भाई हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया, हमने और अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो किया हुआ है, हमारा बैलेंस शीट अकाउंटिंग ऑनगोइंग कंसर्न बेसिस पे बन रहा है, हमारी कंपनी में हमारे जो डायरेक्टर वो प्रॉपर केयर ले रहे हैं कि सही से अकाउंट के रिकॉर्ड मेंटेन हुए, हम लोग एसेट की सेफगार्ड करें और हमारे यहाँ पे हम फ्रॉड को प्रिवेंट करें। ठीक है, और अगर तुम्हारी कंपनी लिस्टेड होगी तो तुमको ये भी बताना पड़ेगा कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम हमने सेटअप किया है। और लास्ट वाला डिस्क्लोजर क्या होता है कि हमारा लॉ को कंप्लाई करने के लिए प्रॉपर हमने क्या किया, प्रॉपर सिस्टम बिठा के रखा हुआ है। तो डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर आता है बच्चों, अगर आपकी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट है तो उसका भी डिक्लेरेशन ले लो कि वो इंडिपेंडेंट है। तो वो जो डिक्लेरेशन लिया इसके बारे में आपको रिपोर्टिंग कहाँ पे करनी है, बोर्ड रिपोर्ट के अंदर। इसके बाद में जो आपके क्या बोल सकते हैं, ऑडिटर ने गलत रिमार्क दी है उसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको कहाँ पर देनी है बच्चों, बोर्ड रिपोर्ट के अंदर। अगर तुम्हारी कंपनी ने कोई फ्रॉड किया है और वो फ्रॉड 1 करोड़ के नीचे का है, क्योंकि 1 करोड़ के ऊपर अगर का होगा तो उसका रिपोर्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट को करना पड़ता है, 1 करोड़ के ऊपर का नहीं है ना, तो उसके नीचे का है तो इसका रिपोर्टिंग मेंबर को करो, बताओ उनको डिटेल में कि तुमने कैसे 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 फ्रॉड किया। अगर बच्चों तुम्हारी कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपको देने पड़ेंगे, बराबर, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में एंटर हुआ है तो उसके बारे में डिटेल बताओ, लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी के बारे में इन्वेस्टमेंट बताओ, फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ और जो तुमने बीएम कॉलिंग एजीएम रखी थी उसके अंदर कुछ मटेरियल चेंज हुए, सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए तो उसके बारे में बताओ। उसके बाद में बच्चों आपने एनर्जी को बचाने के लिए, कंजर्वेशन के लिए क्या स्टेप लिए, आपने टेक्नोलॉजी एब्जॉर्ब की कि नहीं की, मतलब आपने इंप्रूव की कि नहीं की आपके बराबर फील्ड के अंदर,
फॉरेन अर्निंग कितना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना हुआ है, डायरेक्टर ने कोई डिविडेंड रिकमेंड किया क्या, उसके बारे में बताओ। और 3 पॉलिसी रिपोर्ट बच्चों, रिस्क मैनेजमेंट, उसके बाद में नॉमिनेशन रेमुनेशन कमेटी वाली पॉलिसी और CSR पॉलिसी के बारे में हमको डिटेल में बताओ। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर आपने ये जो पॉलिसी है इसको वेबसाइट पे डिटेल में डाल दिया है तो फिर आपको यहाँ पर पूरी पॉलिसी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, उसके साइलेंट फीचर बता दो। सेकंड चीज़, अब इसमें से ये जो मैंने डायरेक्टर रिपोर्ट के कंटेंट बताया, इसमें से काफ़ी सारे कंटेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ जाएंगे। तो बोले फिर से उसको डायरेक्टर रिपोर्ट में क्या मत करो, रिपीट मत करो, सिर्फ रेफरेंस दे दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ठीक है जी। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है या फिर आपकी कंपनी के आपका पेड अप शेयर कैपिटल 25 करोड़ से ज़्यादा है तो हर एक इंडिविजुअल डायरेक्टर का, कमिटी का आपको एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, इवैल्यूएशन रिपोर्ट, और वो मेंबर को देना पड़ेगा। लेकिन ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं गवर्नमेंट के कंपनी को। वो क्या अपने मेंबर के बारे में बच्चों तुमको बताएंगे, अच्छे से काम नहीं करते बोल के, है ना। डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट हमारा हो चुका है। अब आपकी जो साइन कॉपी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट और बोर्ड रिपोर्ट, इसको भेज दो मेंबर्स को। और लास्ट में अगर तुमने इस पूरी सेक्शन में कहीं पे भी कॉन्ट्रावेंशन किया तो फिर तुम लोगों को फाइन बैठेगा। कितना, कंपनी 3 लाख के लिए रेडी हो जा, और डायरेक्टर ऑफिसर इन डिफॉल्ट तू 50,000 रुपये लेके रेडी हो जा। चलो थैंक यू सो मच। यहाँ पर ही मैं इस क्लास को कर रहा हूँ बच्चों कंक्लूड। ठीक है, यस सर।